अब मैं कॉलेज जाने को हमेशा आतुर रहती, यहाँ तक कि एक दिन की छुट्टी भी मुझसे सहन नहीं होती थी। इन सब बातों के पीछे एक ही वजह थी, वो थी मधु। जी हाँ, मधु नाम था उसका। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। इसी सिलसिले में मधु से मुलाकात हो गई थी मेरी। पहली ही बार जब वह मिली तब इतनी अच्छी लगी थी कि कहीं गहरे मन में समा सी गई थी। पिता के सिवा उसका और कोई नहीं था, पिता ही उसके सब थे। मैं उनसे मिली नहीं थी, परंतु उनके बारे में इतना कुछ जान लिया था, मानो बहुत कुछ देखा परखा हो। मधु के पिता टीचर थे। लगभग 6 महीने पहले ही उनका दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था। आप इससे पहले कहाँ थी? एक दिन मैंने पूछा तो वह बोली, जम्मू। बड़ी सुंदर जगह है ना जम्मू। कश्मीर भी तो एक सुंदर जगह है, वहाँ तो तुम लोग जाती ही रहती होगी। हाँ, बहुत सुंदर। कश्मीर तो अक्सर जाती रहते हैं। मगर तुम तो कश्मीरी नहीं लगती। जानती हूँ, पता नहीं क्यों, शायद मेरी माँ सांवली होंगी, मगर मेरे पिता तो बहुत सुंदर हैं। कश्मीरी है ना। तुम्हारे भाई बहन? कोई नहीं है, मैं और मेरे पिता बस। माँ की कमी उसे खलती हो, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। वह मस्त भाव से हर बात करती रही थी। एक दिन मेरे बड़े भैया ने मुझसे कहा, कभी उसे घर लाना ना। मधु कैसी है, जरा हम भी तो देखें। अच्छा, लाऊंगी, मगर तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? भैया को थोड़ा छेड़ा तो पिताजी ने कहा, अरे भाई, दिलचस्पी लेने की यही तो उम्र है। कह कहो के बीच एक भीनी सी इच्छा ने भी जन्म ले लिया था कि क्यों ना मैं उन्हें अपनी भाभी ही बना लूँ। वैसे हैं तो सावले, लेकिन हो सकता है भैया को पसंद आ जाए। हाँ, माँ का पता नहीं, उनका गोरी चिट्टी बहू का सपना है। क्या पता वे इस लोभ से ऊपर ना उठ पाए। उस दिन से मैं उसे दूसरी ही नज़र से देखने लगी थी। कल्पना में ही उसे भैया के बगल में बिठाकर दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी, गुलाबी जोड़े में कैसी सजेगी मधु, कैसी प्यारी लगेगी। सोनाली, क्या देखती रहती हो? अक्सर मधु की टोकने पर ही मेरी तंद्रा भंग होती थी। कुछ भी तो नहीं। एक दिन मैंने उससे कहा, हमारे घर चलोगी? तुम्हें सबसे मिलाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं सोनाली, पिताजी को अच्छा नहीं लगता। फिर इस शहर में हम नए हैं ना, किसी से इतनी जान पहचान कहाँ है। जो क्या मेरे साथ भी जान पहचान नहीं है? कभी पिताजी के साथ ही आऊँगी, उनके बिना मैं कहीं नहीं जाती। एक दिन मैं उसके साथ उसके घर चली गई। वे विश्वविद्यालय की ओर से मिले आवास में रहते थे। उन लोगों के पास 2 चाबियाँ थीं। घर पहुंचने पर द्वार उसे खुद ही खोलना पड़ा, क्योंकि उसके पिता भी नहीं आए थे। पर सुंदर व्यवस्थित घर में मैंने उनका चित्र जरूर देख लिया। सचमुच वे बहुत सुंदर थे। किसी भी कोने से वे मुझे उसके पिता नहीं लगे, मगर बालों की सफ़ेदी के कारण विश्वास करना ही पड़ा। उसने कहा, पिताजी को फ़ोन करके बुला लूँ? आज तुम पहली बार आई हो। नहीं मधु, यह क्या अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से वे काम छोड़कर चले आए। मैं फिर कभी अपने पिताजी के साथ आ जाऊंगी। दोनों में दोस्ती हो गई तो तुम्हारे घर आने से नहीं रोकेंगे ना। एक शाम भैया को घर में प्रवेश करते देखा तो कह दिया, मेरे साथ मधु के घर चलो भैया। आज वह बहुत उदास थी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तुम गौर से सुन लो, आइंदा से उससे कभी मत मिलना। वह अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है। भैया, मैं चीख उठी। तुम उसके बहुत गुणगान करती थी ना। अपने बाप के बिना वह कहीं जाती नहीं। अरे 10 बार तो मैं उसे एक आदमी के साथ देख चुका हूँ। लेकिन मैं भाई के कथन पर अबाक रह गई। फिर सोचते हुए पूछा, आपने मधु को कब देखा? जानते भी हो उसे? जब से घर में उसकी गुण गा रही हो तभी से उसे देख रहा हूँ। कहाँ? वही कॉलेज के बाहर, जब वह अपने घर जाती है तब। क्यों देखते रहे उसे? भैया पैर पटक कर भीतर चले गए। घर में माँ और पिताजी नहीं थे, इसीलिए तमतमाई सी पीछे जा पहुंची। आप आवारा लड़कों की तरह उसका पीछा करते हो। क्या आप अच्छे चरित्र के मालिक हैं? वाह भैया वाह। तुमने ही कहा था ना कि वह जहाँ जाती है अपने पिता के साथ जाती है, यहाँ तक कि यहाँ तुम्हारे साथ भी नहीं आई। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन यह तो नहीं कहा था। लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हैं? क्या वह किसी के साथ आ जा नहीं सकती? भैया, आखिर उसे चरित्रहीन कहने का आपको क्या हक है? हक क्यों नहीं है? मैं उसे पसंद करने लगा था। वह मुझे भी उतनी ही अच्छी लगती रही
जितनी कि तुम्हें। पिछले कई हफ्तों से मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। वह आदमी उसके घर उससे मिलने भी जाता है। मैंने कई जगह दोनों को देखा है। पहली बार लगा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर उसका किसी के साथ प्रेम भी है तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तनिक गुस्से में कहा। भैया, अपने शब्द वापस लो। प्रेम करने और चरित्रहीन होने में जमीन आसमान का अंतर है। वह चरित्रहीन नहीं है। कैसे नहीं है? तुमने कहा था ना। मेरी बात छोड़ो। मैं तो यह भी कह रही हूँ कि वह अच्छी लड़की है। मात्र मेरी बातों का सहारा मत लो। अपनी जलन को कीचड़ बनाकर उसके चरित्र पर मत उछालो। इतना सुनते ही भैया खामोश हो गए। मैं मधु को लेकर बराबर विचलित रही। 3 दिन बीत गए पर वह कॉलेज नहीं आई। मैंने बहुत चाहा कि उसके घर जाकर उस आदमी के विषय के बारे में पूछूं, पर हिम्मत ही ना हुई। एक रात फ़ोन की घंटी घनघना उठी। फ़ोन मधु का था और वह अस्पताल से बोल रही थी। उसके पिता को दिल का जबरदस्त दौरा पड़ गया था। भैया मेरे साथ ही उसी समय अस्पताल गए। हम उन्हें देखने भीतर नहीं जा सकते थे। मुझे देखते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उनके पड़ोसी प्रोफेसर चुपचाप पास खड़े थे। दूसरे दिन सुबह भैया ने कहा था कि मैं मधु को अपने साथ घर ले जाऊं, पर वह हड़बड़ा गई। नहीं सोनाली, मैं पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मधु के मना करने पर भैया ऊंची आवाज़ में बोले, यहाँ बैठकर रोने धोने से क्या भी जल्दी अच्छे हो जाएंगे? जाओ घर जाकर कुछ खा पी लो, मैं यहीं हूँ। पिताजी से कह देना आज छुट्टी ले लें। जाओ, तुम दोनों घर पर चली जाओ। वह मेरे साथ घर आई तो पिताजी ने कहा, घबराना नहीं बेटी, यह मत सोचना कि तुम इस शहर में अकेली हो, हम हैं ना तुम्हारे। मेरे मन में बार बार प्रश्न उठता रहा कि आखिर इस संकट की घड़ी में मधु का वह मित्र कहाँ गायब हो गया? क्या वह मात्र सुख का साथी था? मधु ने नहाकर मेरी गुलाबी सूट पहन ली। मेरा मन भर आया कि काश मधु मेरी भाभी बन पाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मुझे भैया की आंखों में बसी पीड़ा याद आने लगी। बरामदे से माँ का बिस्तर साफ दिख रहा था। सर्दी में मधु सिकुड़ी सी सोई थी। भीतर जाकर मैंने उसके ऊपर लिहाफ ओढ़ा दिया। नहाकर और नाश्ता कर मैं भी अपने कमरे में जा लेटी। भैया अभी तक नहीं लौटे थे। थोड़ी देर बाद मेरी पलकें मूंदने लगी, परंतु शीघ्र ही ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, सोनाली, सोनाली उठो ना। सहसा मेरी नींद खुल गई, लेकिन मेरी हड़बड़ाहट की सीमा न रही। वास्तव में जो सामने था वह अविश्वसनीय था। सामने द्वार पर भैया पगलाए से खड़े थे और मेरी पीठ के पीछे मधु छिपने का प्रयास कर रही थी। फिर किसी तरह बोली, मेरे पैर पकड़ रहे हैं तुम्हारे भैया, कहते हैं वे मेरे दोषी हैं, पर मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सोनाली, मुझसे घोर पाप हो गया है, मुझे माफ़ कर दो सोनाली। भैया ने डबडबाई आंखों से मेरी ओर देखा। सहमी सी मधु कभी मुझे तो कभी उन्हें देख रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है जो इस तरह क्षमा याचना? मेरे पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? भैया गर्दन नहीं उठा पाए। मधु के पिता का निधन हो चुका था। कैसे कहूँ क्या क्या बीत गया उन 3 दिनों में। मेरे पिता और भाई सब के साथ जम्मू चले गए। वही उनके नाते रिश्तेदार थे। पत्थर सी मधु भी साथ गई। एक अध्याय जैसे समाप्त हो गया। कई दिनों तक घर का माहौल बोझल बना रहा। फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, परंतु भैया सामान्य नहीं हो पाए। कई बार मैं सोचती, उनसे पूछो कि उन्होंने खुद को मधु का दोषी क्यों कहा था। लगभग 20 दिन बीत गए थे। एक शाम आंगन में भैया का बदला बदला स्वर सुनाई दिया, अरे मधु आओ आओ। हाथ में अटैची पकड़े सामने मधु ही तो खड़ी थी। माँ और पिताजी ने प्रश्न सूचक भाव से पहले मेरा मुंह देखा और फिर एक दूसरे का। मैं बढ़कर उसका स्वागत करती, इससे पहले ही भैया ने उसके हाथ से अटैची ले ली। आओ मधु, कैसी हो? मैंने पूछा तो वह मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ और पिताजी ने उसे बड़े स्नेह से दुलारा। थोड़ी देर बाद मधु आंसू पोंछती हुई बोली, सोनाली, मेरे पिताजी को किसी ने मुझसे अलग कर दिया। पता नहीं कौन है, उन्हें फ़ोन करके यह कहता रहा कि मैं उनसे छिपकर किसी से मिलती हूँ। भला किसी को मुझसे क्या दुश्मनी होगी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे किस अपराध की सज़ा मिली? रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। सहसा मेरे मन में एक सवाल उठा कि कौन था
वह जिसके साथ भैया ने उसे देखा था। किसी तरह माँ ने उसे शांत किया। मैं चाय नाश्ता ले आई। भैया गुमसुम से सामने बैठे रहे। मधु को बीएड की परीक्षाएं तो देनी ही थी। उसी संदर्भ में उसने पूछा, क्या मैं कुछ दिन पेइंग गेस्ट के रूप में आपके पास रह सकती हूँ? बीएड के बाद नौकरी कर लूँगी, फिर अपने घर चली जाऊँगी। अरे यह क्या कह रही हो बेटी, यह भी तुम्हारा ही घर है। पेइंग गेस्ट नहीं बल्कि मालकिन बनकर रहो। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मधु के रहने की व्यवस्था मेरे कमरे में हो गई। हमारा दिन रात का साथ हो गया। वह गृह कार्य में भी दक्ष थी, सो माँ का हाथ भी बटाती। उसका सांवला रूप मुझे लुभा लुभा जाता, परंतु एक जरा सा सत्य मुझे बस पीड़ा पर पीड़ा देता रहता। अपने भाई के लिए भी मैं परेशान रहती। जब से मधु आई थी वे अपने कमरे में कैद हो गए थे। चाय नाश्ता सब खुद ही आकर भीतर ले जाते। हमारे बीच बैठकर बातचीत किए जैसे उन्हें सदियां बीत गई थीं। मधु उनकी तरफ से तटस्थ थी। मैं हैरान थी। 4 महीने बीतने पर भी मधु ने अपने मित्र का उल्लेख एक बार भी नहीं किया था। मैं सोचती वह भला कब और किस वक्त उससे मिलती होगी, क्योंकि हमारा तो हर पल का साथ था। कभी कभी भैया एक टक मधु को ही निहारते रहते। परीक्षा हो गई और परीक्षा फल आते आते एक विचित्र घटना घटी। भैया अपने एक परम मित्र से मधु की शादी करवाना चाहते थे। वे बोले, मधु वह कल आएगा, तुम उसे देख लेना। बहुत अच्छा इंसान है, मेरे साथ ही है, बैंक में काम करता है। लेकिन अरुण भैया, पहली बार मधु ने मेरे भाई को पुकारा था। तुम्हारे पिता के अंतिम शब्द यही थे कि वे तुम्हारी सुखी गृहस्थी नहीं देख पाए। तब यह जिम्मेदारी मैंने अपने सिर पर ली थी। रवि मेरे साथ कॉलेज के दिनों से है। वह उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी तुम हो। भैया ने गंभीर स्वर में कहा। जी? वह इतना ही कह पाई। तुम अगर उसे पसंद कर, भैया ने आगे कहना चाहा, मगर वह बीच में ही बोल पड़ी। उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सब पिताजी जैसे ही माननीय हैं। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन भैया, मैंने धीरे से कहा, मधु की भी अपनी कुछ पसंद होगी। हो सकता है उसे कोई और पसंद हो। आप अपना फैसला इस तरह इस पर क्यों थोप रहे हैं? हाँ हाँ बेटे, इसकी भी तो पसंद पूछो। शादी ब्याह जबरदस्ती का नहीं, प्यार का नाता होता है, मेरे पिताजी बोले। सहसा मधु रो पड़ी। फिर कुछ क्षणों के बाद बोली, मेरी कोई पसंद नहीं है। तभी मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है मधु ने उस पुरुष मित्र को छोड़ दिया हो। सच ही तो है, जो कभी उसका सुख दुख पूछने भी नहीं आया, वह भला कैसा प्रेमी। तब इस अवस्था में वह मेरी भाभी क्यों नहीं बन सकती? उस रात बड़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैंने मधु की तरफ करवट बदली तो देखा वह तकिए में मुंह छिपाए सुबक सुबक कर रो रही थी। पास जाकर उसे हिलाया। उसके हाथ पैर काफ़ी ठंडे थे। मैंने घबरा कर भाई को बुलाया। हम दोनों कितनी देर तक उसके हाथ पैर रगड़ते रहे। भैया ने लिहाफ ओढ़ाकर उसे बिठाया तो वह उनकी छाती में मुंह छिपाकर बेतहासा रोने लगी। मैंने अपने पिताजी से कुछ भी नहीं छिपाया था। मुझे कभी भी अकेले नहीं जाने देते थे। फिर मुझे अकेली क्यों छोड़ गए? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनसे कभी। मैं जानता हूँ मधु, मैं सब जानता हूँ। भैया ने अपने कुर्ते की बाह से उसकी आंखें पोंछी। थोड़ी देर बाद बोले, तुम निर्दोष हो मधु। तुम्हारे पिता तुमसे नाराज़ नहीं थे। वह तो बस यही कहते रहे कि जहाँ मधु चाहे वहीं उसे। मगर मैंने चाहा ही क्या था? कुछ भी तो नहीं चाहा था। रात भर भैया हमारे ही कमरे में रहे। मैं हैरान थी, जिस मधु को वे चरित्रहीन घोषित कर चुके थे उस पर इतना स्नेह लुटाने का क्या मतलब? भैया मधु के उस मित्र का पता क्यों नहीं करते? मौका पाते ही मैंने कह दिया। भैया ने एक बार मेरी ओर देखा अवश्य, पर बोले कुछ नहीं। जिस इंसान के लिए उसने अपने पिता को खो दिया, कम से कम मधु से मिलने तो आना चाहिए था। उस समय भैया नाश्ता कर रहे थे। शायद कौर गले में अटक गया था, क्योंकि उसी क्षण उन्होंने मुझसे पानी मांगा। उस दिन मधु अपने घर गई हुई थी। माँ बोली, इस लड़की ने तो मुझे अपाहिज बना दिया है, किसी काम को हाथ ही लगाने नहीं देती। इसके जाने के बाद मैं घर का काम काज कैसे करूँगी? पिताजी बोले, उसे यही रख लो, मुझे भी बहुत प्यारी लगती है। तभी अनायास मैं बोल उठे, वह किसी और को पसंद करती है, उसका ब्याह वही होना चाहिए जहाँ वह चाहे। यह बिना सिर पैर की इच्छा
उससे मत बांधो। किसी और को? पर किसे? उसने हमें तो कुछ नहीं बताया। बताया तो उसने अपने पिता को भी नहीं था, मुझे भी नहीं बताया। परंतु उससे क्या होता है? सत्य तो सत्य ही है ना। तुमने उसे किसी के साथ देखा है क्या? हाथ का काम छोड़ माँ समीप चली आई। वे सचमुच उसे बहू बनाने को आतुर थी। भैया ने देखा है और मैं इसे बुरा भी नहीं मानती। मधु वही जाएगी जहाँ वह चाहेगी। उस समय भैया के चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। ऐसी बात है तो मैं आज ही मधु से बात करता हूँ, पिताजी बोले। नहीं, उसे बात मत कीजिए। वैसे रवि भी अच्छा लड़का है। अगर रवि अच्छा लड़का है तो आप कौन से बुरे हैं? आप क्यों नहीं? साफ साफ बताइए भैया, वह लड़का कौन है जिसके साथ आपने उसे देखा था? मैंने तनिक ऊंचे स्वर में पूछा। बोलो अरुण, कुछ तो बताओ। पिताजी ने भी उसका कंधा हिलाया। सोनाली, कैसी बेकार की बातें करती हो। वह मुझे भैया कह के पुकारती है। और कुछ तो कहेगी ना। जब उसे पता चलेगा कि आप उससे प्रेम करते हैं तो क्या हो सकता? कुछ तो कहेगी ना। जब उसे पता चलेगा कि आप उससे प्रेम करते हैं तो हो सकता है भैया ना कहे। फिलहाल यह बताइए कि वह लड़का कौन था जिसे आपने... चुप भी करो सोनाली, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? माँ ने मुझे टोक दिया। मैंने कहा ना, रवि उसके लिए। भैया बोले तो मैंने उनकी बात काटते हुए कहा। आप यह निर्णय करने वाले कौन होते हैं? मैं आज खुद मधु से पूरी बात खोलूंगी, चाहे उसे बुरा ही लगे। नहीं, उससे कुछ मत पूछना। भैया ने रोका और पिताजी पूरी तरह चीख उठे। इसका मतलब है तुम झूठ बोलते हो। उसे किसी के साथ जरूर देखा था। कहीं तुम ही तो उसके पिता को फोन नहीं करते रहे? पिताजी के होठों से निकला एक एक शब्द सच निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी पिताजी ने भैया की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। तुझे उस मासूम लड़की पर दोस्त लगाते शर्म नहीं आई? अरे हमारी भी बेटी है, यही सब हमारे साथ हो तो तुझे कैसा लगेगा? उस क्षण माँ ने बेटी की तरफ नफरत से देखा। पिताजी, मैंने झूठ नहीं बोला था। भैया ने शायद सारी शक्ति बटोरते हुए कहा। जो देखा वह सच था। लेकिन क्या? अब कुछ बकोगे भी? जी, जो जो समझा वह झूठ था। उस रात अस्पताल में मधु के पिता को देखा तो पता चला कि उसके साथ सदा वही होते थे। वे इतने कम उम्र के लगते हैं कि मैं धोखा खा गया। यह सुनते ही माँ ने माथे पर जोर से हाथ मारा। सच, तुम्हारी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। उस पल हम चारों के लिए वक्त जैसे थम गया। सच्चाई जाने बिना उसके पिता को फ़ोन करके शिकायत करने की भला क्या आवश्यकता थी? आंखों देखा भी गलत हो सकता है और इतना घातक भी, यह मैंने पहली बार देखा और सुना था। पिताजी दुखी स्वर में बोले। कैसा जमाना आ गया है, पिता पुत्री साथ कहीं आ जा भी नहीं सकते। पता नहीं इस नई पीढ़ी ने आंखों पर कैसी पट्टी बांध ली है। उस दिन भैया अपने ऑफिस नहीं जा सके। अपने कमरे में ऐसे बंद हुए कि शाम को ही बाहर निकले। मधु तब तक नहीं लौटी थी, इसीलिए सब परेशान थे। भैया मोटरसाइकिल निकाल कर बाहर निकल गए और पिताजी खामोशी से उन्हें जाते हुए दिखते रहे। उस दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बना। एक शर्म ने सबकी भूख मार रखी थी। सहसा पिताजी बोले, दोस्त तुम्हारा भी तो है, कम से कम मधु से साफ साफ पूछती तो सही। सारा दोष अरुण को कैसे दे दूँ? तुम भी बराबर की दोषी हो। लगभग 1.5 घंटे बाद भैया हड़बड़ाए से लौटे और बोले, प्रोफेसर उमेश जी की पत्नी ने बताया कि वह दोपहर को ही चली गई थी। वह कहाँ गई होगी? पिताजी ने मेरी ओर देखा। चलो भैया, वहीं दोबारा चलते हैं। मैं उनके साथ मधु के घर गई। द्वार खोला, घर साफ सुथरा था, यानी वह सुबह यहाँ आई थी। पूरा घर छान मारा पर मधु नहीं दिखाई दी। अचानक भैया बोले, उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा अपराध कर बैठूंगा। अब मैं कहाँ जाऊं? सामने मेज पर एक सुंदर पुरुष की तस्वीर पर ताजे फूलों का हार चढ़ा था। मैं तस्वीर के नज़दीक जाकर सोचने लगी कि मधु ने सच ही कहा था कि उसके पिता बहुत सुंदर थे। भैया को गलतफहमी हो गई होगी, शायद मुझे भी हो जाती। अब क्या होगा सोनाली, तुम ही कुछ सोचो। तभी भैया भी उसके पिता की तस्वीर के पास आकर बोले, यह देखो सोनाली, यही तो थे। मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। चंद क्षणों के बाद बोली, भैया मधु से शादी कर लो। यह तो सत्य ही है कि आप उससे बेहद प्यार करते हैं। क्या उसे सच्चाई ना बताऊं? और कितना दुख दोगे उसे?
क्या उससे बात और नहीं बिगड़ जाएगी? क्या मधु के साथ एक झूठा जीवन जी पाऊंगा? जीवन तो सच्चा ही होगा भैया, परंतु यह जरा सा सत्य हम चारों को सदा छिपाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसे और किसी भी तरह सुख नहीं दे सकते। भारी मन से हम घर लौट आए, मगर सामने ही बरामदे में मधु को दिख हैरान रह गए। एक लंबे समय के बाद मैंने उसे हंसते दिखा था। सामने मेज पर कितने ही पैकेट पड़े थे। डबडबाई आंखें लिए पिताजी उसे एकटक निहार रहे थे। वह उतावले स्वर में बोले, सोनाली, मुझे नौकरी मिल गई है। वह तो ठीक है, मगर तुम बिना हमसे कुछ कहे, पता भी है 3 घंटे से भटक रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? भैया की डूबती सांसों में फिर से संजीवनी का संचार हो गया था। मधु ने बताया, 12 बजे घर से निकली तो सोचा पिताजी के विभाग से होती जाऊं। वहाँ पता चला कि मेरी नियुक्ति कन्या विद्यालय में हो चुकी है। लेकिन अब तक तुम थी कहाँ? इस बारे में मैंने पूछा। बता तो रही हूँ, मैं विद्यालय देखने चली गई। आज ही उन्होंने मुझे रख भी लिया। 4 बजे वहाँ से निकली, तब यह सामान खरीदने चली गई। यह देखो, तुम सबके लिए स्वेटर लाई हूँ। तुम्हारे पास इतने पैसे थे? मैं हैरान रह गई। आज घर की सफाई की तो पिताजी के कपड़ों से रुपए मिले। उसी दिन वेतन लाए थे ना। उसके समीप जाकर मैंने उसका हाथ पकड़ा। पिताजी की आखिरी तनख्वाह इस तरह उड़ा दी? मेरे पिताजी कहीं नहीं गए हैं, वे यही तो हैं। उसने मेरे पिता की ओर इशारा किया। इस घर में मुझे सब कुछ मिल गया है। आज जब मैं देर से आई तो इन्होंने मुझे बहुत डांटा। मेरी नौकरी की बात सुन रोए भी और हंसे भी। पिताजी होते तो वे भी ऐसा ही करते हैं। दोपहर को क्या बनाया था? मधु के प्रश्न पर मैं कुछ कहती, इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े। आज तुम नहीं थी तो कुछ नहीं बना, सब भूखे रहे। जाओ देखो रसोई में, देखो देखो जाकर। मधु रसोई की तरफ लपकी। जब वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो हड़बड़ाई सी बाहर चली आई। क्या आज सचमुच सभी भूखे रहे? मेरी वजह से इतने परेशान रहे? जाओ, अब दोनों मिलकर कुछ बना लो और इस नालायक को भी खिलाओ। इसने भी कुछ नहीं खाया है। मधु ने गहरी नज़र से भैया की ओर देखा। उस रात हम चारों ही सोच में डूबे रहे थे। खाने की मेज पर एक वही थी जो चहक रही थी। बेटे, तुम्हारे उपहार हमें बहुत पसंद आए, सहसा पिताजी बोले। परंतु हम बड़े हैं ना, बच्ची से इतना सब कैसे ले लें? बदले में कुछ दे दे, तभी हमारा मन शांत होगा ना। जी, यह घर मेरा ही तो है, आप सब मेरे ही तो हैं। वह तो सच है बेटी, फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। मैं सिर आँखों पर लूँगी। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने रवि के पिता से बात कर ली है, वह अच्छा लड़का है। जी? मधु ने गर्दन झुका ली। हम सब हैरानी से पिताजी की ओर देख रहे थे। तभी वे बोल उठे। झूठ नहीं कहूँगा बेटी, सोचा था तुम्हें अपनी बहू बनाऊँगा, परंतु मेरा बेटा तुम्हारे लायक नहीं है। मैं हीरे को पत्थर से नहीं जोड़ सकता, परंतु कन्यादान करके तुम्हें विदा जरूर करना चाहता हूँ। मेरी बेटी बनोगी ना? जी। मधु का स्वर रूंध गया। बस आराम से सब खाना खाओ और सो जाओ। मुंह पोंछकर पिताजी उठ गए। पीछे रह गई प्लेट पर चम्मच चलने की आवाज़। उसके बाद कई दिन बीत गए। भैया की भूल की वजह से माँ और पिताजी ने उनसे बात करना लगभग छोड़ रखा था। मधु विद्यालय जाने लगी थी। शाम के समय हम सब चाय पीने साथ साथ बैठते। एक शाम पिताजी ने फिर से सबको चौंका दिया। मधु, कल रवि आने वाला है। आज मैं उससे मिला था, तुम कल जल्दी आ जाना। तभी भैया बोल उठे। रवि आज मुझसे भी मिला था, लेकिन उसने तो नहीं बताया कि आप उससे मिले थे। तो इसमें मैं क्या करूं? पिताजी का स्वर रूखा था। मैं पिछले कई दिनों से उससे मिल रहा हूं। मधु के विषय में उससे पूरी बात की है। अच्छा, उसने तुमसे क्यों बात नहीं की, यह तुम जानो। फिर भी उसे मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। मुझे भी तो वह हर रोज़ मिलता है। चलो, उसने नहीं की, अब तुम ही कर लेना और अपने साथ ही लेते आना। मैं क्यों उससे बात करूं? हमारा बचपन का साथ है। क्या उसे अपनी शादी की बात मुझसे नहीं करनी चाहिए थी? क्या उसका यह फ़र्ज़ नहीं था? फ़र्ज़ों की दुहाई मत दो अरुण। फ़र्ज़ तो उससे पूछने का तुम्हारा भी था। मधु कोई पराई नहीं है, कम से कम तुम भी तो आगे बढ़ते। लेकिन पिताजी, उसने एक बार भी मधु का नाम नहीं लिया। दोस्ती में इतना पर्दा तो नहीं होता। दोस्ती के अर्थ जानते भी हो, जो इसकी दुहाई देने लगे हो। फ़र्ज़ और दोस्ती बहुत गहरे शब्द हैं, जिनका तुमने अभी मतलब ही नहीं समझा है। सदा अपना ही सुख देखते हो,
तुम्हें क्या करना चाहिए बस यही सोचते हो। तुम्हें क्या नहीं मिला हमेशा उसका रोना रोते हो। यह नहीं सोचते कि तुम्हें क्या करना चाहिए था। उसने बात नहीं की तो तुम ही पूछ सकते थे। अपने आप को इतना ज़्यादा महत्व देना बंद करो। उसी रात मैंने आखिरी प्रयास किया। मधु से पहली बार पूछा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? परंतु कुछ ना बोल वह खामोश रही। मधु बोलो, क्या इस रिश्ते से तुम खुश हो? उसकी चुप्पी से मैं परेशान हो गई। भैया पसंद नहीं है क्या? मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, इसी घर में, कहीं मत जाओ। भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर जल्दी से बत्ती जलाई। उसकी सूजी आंखों में आंसू भर आए हुए थे। सुबह पिताजी के कमरे से भैया की आवाज़ आई, मधु इसी घर में रहेगी? क्या उसकी शादी नहीं होने दोगे? रवि का नाम तुमने ही सुझाया था ना, आज क्या हो गया? मैं तब बड़ी उलझन में था। आत्मग्लानि ने मुझे तोड़ रखा था। मैं खुद को उसके काबिल नहीं पा रहा था। काबिल तो तुम आज भी नहीं हो। जिससे जीवन भर का नाता जोड़ना चाहते हो, क्या उसके प्रति ईमानदार हो? तुमने उसका कितना बड़ा नुकसान किया है, क्या उसे यह बात बता सकते हो? अब भैया खामोश हो गए। मधु सामान्य भाव से अपने बाल संवारती रही। फिर उसने जल्दी से पर्स उठाया। मैं असमंजस में थी कि क्या उसने पिताजी की बात नहीं सुनी। उसने मेज पर लगा अपना नाश्ता खाया और बाहर निकल गई। मधु की जाने के बाद पिताजी बोले, देखो अरुण, जिसे प्यार करते हो, जिसे दोस्ती होने का दम भरते हो, कम से कम उसके प्रति तो ईमानदार रहो। प्यार करते हो तो आगे बढ़कर उससे कहो। दोस्त से दोस्ती निभाना चाहते हो तो अपने अहम को थोड़ा सा अलग रखना सीखो। मन में कुछ मैल आ गया है, कुछ गलत देख सुन लिया है तो झट से कहकर सच्चाई की तह तक जाओ। मन ही मन किसी कहानी को जन्म मत दो। अब रवि की बात ही सुन लो। मैं उसे एक बार भी नहीं मिला हूँ। तुमसे झूठ ही कहता रहा और तुम उस पर क्रोध करते हुए उससे भी नाराज हो गए। अगर खुद ही बात कर ली होती तो मेरा झूठ कब का खुल गया होता, मगर नहीं, तुम तो अपनी ही अकड़ में रहे ना। जी। भैया के साथ साथ मैं भी हैरान रह गई। मधु से प्यार करते हो तो उसे साफ साफ सब बता दो। करीब 4 बजे मधु आई, मुंह हाथ धोकर रसोई में जाने लगी। तभी पिताजी ने पूरी कहानी मधु को सुना दी, जिसे वह चुपचाप सुनती रही। हम सांस रोकी उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करते रहे। शायद सुबह उसने सुना ना हो। मैं यह खुशफहमी पाले बैठी थी। बेटी, क्या तुम सब जानती थी? पिताजी उसकी तटस्थता पर हैरान रह गए। मधु ने हाँ में गर्दन हिला दी। तुम्हें कैसे पता चला? पिताजी उठकर उसके पास गए तो मधु एकाएक रो पड़ी। फिर संभलते हुए बोली, उस दिन जब मैं घर की सफाई करके लौटी थी। इतना कहकर वो रोने लगी तो पिताजी उठकर बाहर चले गए। उसके बाद किसी ने उससे कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद मुझे मधु की आवाज़ सुनाई दी, सोनाली, मैं सुबह अपने घर चली जाऊँ। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा तो वह बोली, अब नौकरी मिल गई है ना, और अब तो जीना ही है तो अकेले रहने की आदत तो डालनी ही होगी। यहाँ कब तक रहूँगी? शीघ्र ही उसने अटैची और बैग तैयार कर लिया और बोली, मैं जाती हूँ। चाचा जी से मिलकर जाने की हिम्मत नहीं है। वे आए तो बता देना। मैंने भैया को पुकारना चाहा कि उसे वे जाकर छोड़ आए, परंतु मधु ने मना कर दिया। शायद वह भैया की सूरत भी देखना नहीं चाहती थी। रोते हुए उसने अटैची उठाई और भारी बैग कंधे पर लादे चुपचाप चली गई। मधु के जाने के बाद पिताजी उदास से रहने लगे थे, मगर जो हालात बन गए थे उनमें वे कुछ नहीं कर सकते थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अलमारी सहेजने लगी तो मधु के घर की दूसरी चाबी हाथ लग गई। मैंने वह चाबी भैया के सामने रख दी और कहा, अभी तक सोए नहीं? वे सुनी सुनी आंखों से मुझे निहारते रहे। जाओ, मधु को ले आओ। अधिकार से हाथ पकड़कर, क्षमा मांग कर, जैसे भी आपको अच्छा लगे। यह उसके घर की चाबी है। क्या पागल हो गई हो? मैं भी साथ चलती हूँ। उससे क्षमा मांग लेना, उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाना। बस सोनाली, बस, अब और नहीं। भैया ने डबडबाई आंखों से मेरी ओर देखा। इस तरह 3 हफ्ते बीत गए। एक शाम माँ ने भैया से कहा, अरुण, कहीं तुम्हारी शादी की बात चलाएं? नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तभी पिताजी बोल उठे, अच्छी बात है, मत करना शादी, मगर मेरा एक काम जरूर करना। अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम अपनी बहन का ब्याह जरूर कर देना। रात को माँ की आवाज़ सुनाई दी, मधु कैसी रूखी है, जब से गई है एक बार फ़ोन तक भी नहीं किया। क्या तुम उससे मिलने गई? इन दोनों में से
कोई एक भी गया उससे देखने? पिताजी ऊंची आवाज़ में बोले। किसी दूसरे से अपेक्षा करना बहुत आसान है, कभी अपना दायित्व भी सोचा है तुम लोगों ने? सुबह सुबह पिताजी के स्वर ने मुझे चौंका दिया। सोनाली, अरुण कहाँ है? उसकी मोटरसाइकिल भी नहीं है, कहीं गया है क्या? मैं हड़बड़ा कर उठी। लपक कर देखा, अलमारी में वह चाबी भी नहीं थी। मन एक आशंका से कांप उठा कि भैया कहीं मधु का कुछ अनिष्ट न कर बैठे। पिताजी ने चिंतित स्वर में पूछा, वह कहाँ गया है? तुमसे कुछ कहा? कहा तो नहीं, पर हो सकता है मधु के पास। मैंने उनसे पूरी बात कह दी। ऑटो से हम मधु के घर पहुँचे। वहाँ भैया की मोटरसाइकिल भी नहीं दिखाई दी। धड़कते दिल से द्वार की घंटी बजा दी। हम कितनी ही देर खड़े रहे, पर द्वार नहीं खुला। पड़ोसी उमेश जी का द्वार खटखटाया तो उन्होंने जो सुनाया वह अप्रत्याशित था। मधु तो महीना भर हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली भी गई। उसके चाचा जी उसे लेने आए थे। हम पिता पुत्री चिंतित खड़े रह गए। फौरन घर वापस चले आए। भैया लुटे पिटे से सामने बैठे थे। मधु हमसे मिलकर तो जाती। माँ के होठों से निकले इन शब्दों पर पिताजी चीख उठे। वह मिलकर जाती, पर क्यों? क्या तुम्हारे बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अरे उस मासूम को रोक तो लेते। वह अकेली अपना सामान बांधे चली गई और कोई उसे घर तक छोड़ने नहीं गया। क्या वह लावारिस थी? भैया बोले, मुझे हमेशा डर सताता रहा कि कहीं सच्चाई जानने के बाद वह मुझसे नफरत ना करने लगे। अब क्या करोगे? कहीं और शादी को तैयार हो तो बात करूं? पिताजी ने थकी हारी आवाज़ में कहा। नहीं, शादी तो अब भी नहीं होगी। तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हें जीवन भर पका पका कर खिलाएगी? मधु के चाचा कहाँ रहते हैं, कुछ जानते हो? नहीं। अच्छी बात है, अब जो जी में आए वही करो। एक शाम भैया बोले, सोनाली, ऐसा नहीं लगता कि शरीर का कोई हिस्सा ही साथ नहीं दे रहा है? मैं तो अपंग सा हो गया हूँ। मैं मुंह बाए उन्हें निहारती रह गई। क्या जवाब दूँ, सोच ही नहीं पाई। एक दिन शाम को पिताजी ने चौंका दिया। आज शाम को कोई आ रहा है, नाश्ते का प्रबंध कर लेना। कौन आ रहा है? मैंने पूछा। कहा ना कोई है। पिताजी खींच उठे। शाम को हम सब मधु को देखकर हैरान रह गए। पिताजी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आओ बेटी आओ। पिताजी ने मधु को सोफे पर बैठाया। बेटी, तुम्हारा पत्र मिल गया था। तुम्हारे पिताजी की LIC संभाल कर रखी है। वह मधु को उसके पिता की भविष्य निधि और दूसरे सरकारी प्रमाण पत्रों के विषय में बताते रहे और वह चुपचाप बैठी सुनती रही। बस तुम्हारे हस्ताक्षर ही चाहिए थे, वरना मैं तुम्हें कभी आने को ना कहता। सब हो जाएगा बेटी, कम से कम यहाँ दिल्ली के सब काम तो मैं निपटा ही दूंगा। मैंने उसके सामने नाश्ता परोसा तो पिताजी ने टोक दिया, पहले इसे हाथ मुंह तो धो लेने दो, सुबह से गाड़ी में बैठी है। उठो बेटी जाओ। एक तरफ रखी बैग में से तौलिया निकाल मधु बाथरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तो उसी पल भैया ने घर में प्रवेश किया। उन्होंने चौंकते हुए कहा, मधु तुम कैसी हो? मधु ने कुछ ना कहा। हम सब खामोश थे। मधु सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। पिताजी ने उसे बुलाया तो भैया की तंद्रा भंग हुई। चाय सबने इकट्ठे पी, मगर हम औपचारिक बातें भी नहीं कर पा रहे थे। रात को खाने के बाद वह मेरी बगल में सो गई। मेरे लिए जैसे वक्त थम गया था। आधी रात होने को आई, पर नींद मेरी आंखों में नहीं थी। सहसा ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे में कोई है। मैंने भैया को पहचान लिया। वह सीधा मधु की ओर बढ़ रहे थे। मैं सहम गई। फिर देखा भैया उसके पैरों की तरफ बैठे हैं। फिर वह हौले से बोले, मधु मधु उठो, तुमसे कुछ बात करनी है। भैया ने कई बार पुकारा पर उसने कोई जवाब न दिया। तब भैया ने उसे छुआ तो एहसास हुआ कि मधु को तेज बुखार है। भैया फ़ौरन डॉक्टर को लेने चले गए। डॉक्टर की दवा ने अपना असर दिखाया। सुबह तक मधु की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया था। मैं चाय लेकर उसके पास गई। थोड़ी सी चाय ले लो। फिर भैया से कहा, आप भी आ जाइए। मन नहीं है, मधु ने मना कर दिया। क्यों मधु, मन क्यों नहीं है? थोड़ी सी तो पी लो, मैंने आग्रह किया, लेकिन वह रो पड़ी। भैया उठकर उसके पास आ गए। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फिर झुककर उसका मस्तक चूम लिया। सजा ही देना चाहती हो तो मुझे दो, अपने आप को क्यों जला रही हो? अपराध तो मैंने किया था। सहसा मधु फूट फूट कर रोने लगी। अरुण, मैं किस किस को सजा दूँ? अपने पिता को, आपको या सोनाली को? किसी ने भी मेरे मन की नहीं पूछी। सब एक तरफा निर्णय लेते रहे। सच क्या है किसी ने कभी जानना ही नहीं चाहा। मैं क्या करूं? फिर थोड़ा रुक कर खुद को संभाल कर वह आगे बोली,
मेरी वजह से सबको पीड़ा ही मिली है, लेकिन यह सब मैंने नहीं चाहा था। जानता हूँ मधु, सब जानता हूँ, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। कुछ देर सोचकर भैया ने कहा, मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ और अभी इसी वक्त तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। भैया के रुकते ही मधु ने जोर से हाँ कह दिया, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। शायद वो भी भैया से प्यार करती थी। माँ और पिताजी दरवाजे पर खड़े थे। माँ ने उसका मस्तक चूमते हुए कहा, बस बेटी, अब से रोना भूल जाओ। सावली प्यारी सी मधु इस तरह लौट आएगी, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर, हमारे घर का माहौल खुशनुमा हो गया। पूरी कथा में एक सत्य अवश्य सामने आया था कि सत्य वह नहीं है जिसे आंखें दिखे, सत्य वह भी नहीं है जिसे कान सुने। सत्य तो मात्र वह है जिसमें सोच समझ, परख, प्रेम व विश्वास सबका योगदान हो। वास्तविक सत्य तो वही है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।